सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फ्री फॉल की। तो फ्री फॉल क्या है? अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आई हैव अ शार्पनर ओवर हियर, है ना, मेरे हाथ में क्या है, शार्पनर है, और मैं इसको ऐसा गिरा रहा हूँ। तो मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। फिर से ध्यान से देखिए, मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, चला आया नीचे। मैंने इस स्टाइलस को लिया हाथ में और ऐसा छोड़ दिया, तो नो एक्सटर्नल फोर्स। तो बट ये नीचे कैसे आया? भाई ये नीचे ही तो आया, ऐसा नहीं है ऊपर चला गया या कहीं और चला गया, ये अल्टीमेटली नीचे आया। बस मैंने छोड़ा, ये नीचे आगे आगे पीछे दाएं बाएं कहीं चला जाना चाहिए था। तो ये नीचे लाने वाला फोर्स कौन सा है? तो ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की एक्सपीरियंस की वजह से या सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ग्राउंड की ओर जाता है, वो हमारा फ्री फॉल कहलाता है। मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स, एडिशनल फोर्स नहीं लग रहा है, ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस पर एक्सेलरेशन कौन सा लगेगा? जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है, उसको कौन क्या एक्सेलरेशन बोलते हैं? तो उसको अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वो क्या होता है? स्मॉल जी के बराबर होता है। वो क्या होता है? स्मॉल जी के बराबर होता है। 40 में कुछ तो प्रॉब्लम था। तो उसकी वैल्यू हमें पता है, जी पॉइंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हालांकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर हम अर्थ के मास की बात करें तो पोल्स के पास इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जी की वैल्यू कंपेरेटिवली इक्वेटर्स के, बिकॉज हमें पता है कि अर्थ प्ले एकदम एग्जैक्ट स्फेयर नहीं है। ओके, वो थोड़ा सा ऐसा चिपटा सा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। जैसे अवे फ्रॉम द सरफेस जाएंगे तो वहाँ पे अगेन जी की वैल्यू कम होती जाएगी, बिलो द सरफेस जाएंगे वहाँ भी जी की वैल्यू कम होती जाएगी। ओके, तो ये सारी बात आप चाहो तो याद रख सकते हो, बहुत ज़्यादा ये बात नहीं है। ओके, द साइन कन्वेंशन जो हम न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं, ओके, ये साइन कन्वेंशन मैं नहीं यूज करने वाला। हम लोग अगला साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे, तो इसके लिए फिलहाल अभी आप इसको हटा ही दीजिए, इसको भूल जाइए। हम न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में हम लेंगे। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्री फॉल समझ में आया कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्सपीरियंस की वजह से जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है या ऑब्जेक्ट टुवर्ड अर्थ जा रहा है, वो हमारा फ्री फॉल है। वेट एंड मास की बात करते हैं। तो वेट हमारा क्या है भाई? ये है फोर्स, ये क्या है? फोर्स है। और मास क्या है? मास आपका एक जो मैटर है, जो इनर्शिया हमारा ऑब्जेक्ट लगा रहा है। ओके, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द मेजर ऑफ इनर्शिया, उस बॉडी में क्या इनर्शिया है। ओके ओके, या मैटर बोल सकते हैं हम लोग, इसमें कितने मटेरियल्स अवेलेबल हैं, वो हमारा मास है। बेसिकली मास मटेरियल के वजह से है, और उस मटेरियल जो फोर्स लगा रहा है वो क्या कहला रहा है? वो मास जो फोर्स लगा रहा है वो हमारा वेट कहलाता है। अब देखिए, तो मटेरियल तो थ्रू आउट द सरफेस सेम रहेगा। मतलब मैं जितने मटेरियल का बना हूँ वो तो कहीं भी लेकर चला जाऊँ, ऐसे ऐसे हाथ काट के ले जाऊँ भाई, वो उतना ही स्पेस और उतना ही जगह लेगा, है ना। मैटर तो वही है, बट वेट जो है वो हमारा चेंज होता रहेगा। बिकॉज वेट जो है हमारा फोर्स है, एंड फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और ए को हम यहाँ पे जी अगर यूज करें, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाई जी। ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाई जी। अगर इसको डब्ल्यू इक्वल्स टू हम लिखना चाहें तो एम जी लिख सकते हैं। तो जी की जो वैल्यू है ना, वो हर प्लैनेट स्पेस में चेंज होते रहता है। जैसे कि हमने अर्थ पे अभी बात किया था कि इक्वेटर के पास जी की वैल्यू कम होती है, पोल्स के पास ज़्यादा होती। मैं भी बता रहा था आपको, अप्रॉक्सीमेटली हम तो अर्थ का 9.8 लेते हैं ओवरऑल एवरेज। ओके, बट अगर मैं दूसरे प्लैनेट पे चले जाऊँ, या जैसे ये मून पे देख सकते हो, यहाँ ग्रेविटेशन वैल्यू कम है। तो जैसे ही वहाँ कम हुआ तो हमारा वेट जो होगा मून पे, वो तो कम हो जाना है ना। समझ लो, मतलब ये वैल्यू अगर कम होगा तो फाइनल वैल्यू तो कम होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंपल सा बात है। Okay, so weight is nothing but the force of attraction of an object by Earth and anything। अगर दूसरे प्लेनेट पे चले जाएंगे तो वहां तो अर्थ नहीं होगा। ओके, और मैंने यह न्यूमेरिकल आपको ये डेटा समझाया कि कैसे चेंज हो रहा है। सो जो वेट ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द मून। जैसे यहाँ पे मान लो मेरा वेट, मान लो मैं कह रहा हूँ 800 न्यूटन है, ओके, या 600 न्यूटन है, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 800/6 हो जाएगा, यहाँ ना 800/6। कोई दिक्कत वाली बात आई गेस
बहुत दिक्कत वाली बात है नहीं। वेट क्या है? फोर्स है। मास क्या है? जो मटेरियल है या जो इनर्शिया है, उस ऑब्जेक्ट को अपने प्लेस से हटाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो कितना रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मून फॉलिंग अराउंड द अर्थ। अब जरा समझो इसको, पहले समझते हैं इस कहानी को। तो मून ऐसे, अर्थ तो इसको खींच रहा है, अर्थ बोल रहा है मेरे तरफ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बुला रहा है, बट मून आता नहीं है। मून भी अपने तरफ खींच रहा है एक्चुअली अर्थ को। मून भी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन से अर्थ को भी अपने तरफ खींच रहा है, बट ये लोग अपने अपने पोजीशन पे ही रहते। बिकॉज बिकॉज ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, बट ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, जो मोशन को बाहर की तरफ रख जाए, जो टेंजेंशियल मूवमेंट कर, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का ना रहे तो मून भैया साहब अगर मान लीजिए इस पॉइंट से छूटे तो ये इस पॉइंट से इधर चले जाए, या इस पॉइंट से छूटे तो ये इधर चले जाए, है ना। जैसे अगर मैं व्रिल करते हैं हम लोग कुछ भी, है ना, फॉर इंस्टेंस मेरे पास फिलहाल तो कुछ भी नहीं दिख रहा, अगर मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, इसको एक पॉइंट पे छोड़ दिया तो उसी पॉइंट से वो उधर निकल गया, है ना। ऐसे ऐसे किया और उस पॉइंट पे छोड़ा जिस पॉइंट पे उससे टेंजेंशियल वो निकल गया, तो उसको होल्ड करके अपने ऑर्बिट में रखने का काम वो हमारा अर्थ करता है। भाई अर्थ रुक के रहेगा वहीं पे, है ना, साथ चलेगा और जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे चलेगा। तो इसका गाइड करने का काम है। ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे अप्लाई होता है और वो उसको अपने ऑर्बिट पे रखता है। So moons revolve around due to the centripetal force. Due to the centripetal force, मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी रेड है एंड रेड मैंने सेलेक्ट किया हुआ। तो ड्यू टू द centripetal force with the force of the gravity of the earth, if the force of attraction between the earth and moon ceases, the moon will continue to travel in a straight line. ceases माफ करना, okay, to the tangential of its orbit. सिंपल सा एक ये ले लो और उसको छोड़ दो, वो मूव करता हुआ अपने पाथ पे चला जाएगा, है ना। सिंपल सा बात है यार, बहुत सिंपल बातें हैं। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर लेते हैं। अब देखो भैया सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में जाता है तो ये देखो भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द, है ना, मैं कलर वापिस रेड हमारा फेवरेट, है ना, टुवर्ड द सेंटर है, टुवर्ड द सेंटर है, ये सेंटर के तरफ खींचता है, सेंटर की तरफ बोलता है, सेंटर के तरफ खींचेंगे हम भाई, इधर आओ, है ना, ये इधर बुला रहा है। बट जो वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है, इसी वजह से इससे एक्सेलरेशन हो जाता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है बार बार, है ना, इसको चेंज कर रहा है। तो अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स को फॉर्मूला में लिखना चाहें, फॉर्मूला कैसे, तो हो जाएगा mv² अपॉन r। m जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है एंड v द वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, एंड r इज द रेडियस ऑफ द जिस पाथ पे, जिस ऑर्बिटल पाथ पे घूम रहा है वो सेंटर से कितने दूर पे है वो। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। आगे देखते हैं कैपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। तो यहाँ पे हमें पढ़ना तो नहीं है कैपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, बट हम इसको जरा समझते हैं कैसे है। ये सिलेबस से हटा दिया गया बट फिर भी चलिए पढ़ लेते हैं, फिर कभी सिलेबस में आ भी जाए कहीं, है ना। तो कैपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, तो आइए जरा देखिए फर्स्ट वाला कि जो सन जो है ना वो एक ऑर्बिटल पाथ, ये क्या कहते हैं, एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, है ना। जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, और जब इलिप्स बनाते हैं तो हमारा दो फोकस होता है, दो फोकस पॉइंट होता है ना। तो इनका प्लूरल होता है फोकी, इनका प्लूरल होता है फोकी। ओके, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि सन जो होता है हमेशा एक फोकस पॉइंट पे होता है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं पेरीहेलियन, और जो नियर टू सन होता है और जो फार फ्रॉम सन होता है उसको कहते हैं एप्लीहन। एप्लीहन या एप्लीहन, भाई प्रोनाउंसिएशन पे भाई बहुत ज़्यादा जोड़ मत देना मेरे, हमारी अंग्रेजी भाई उतनी ही अच्छी है जितनी तुम्हारी होगी, तुम्हारी अच्छी है तो माशाल्लाह खुशी की बात है। ओके, पेरीहेलियन एंड एप्लीहन, ठीक है। जो भी भाई, जो अंग्रेजी के से मैं झगड़ा नहीं कर सकता, माफ करना। ओके, तो जो हमारा है द ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इलिप्टिकल ऑर्बिट, अ सन एट वन फोकी। सन एक फोकस पॉइंट पे, एक फोकस पे रहेगा। ओके, जो पॉइंट जो क्लोजर टू सन है उसे पेरीहेलियन कहा, और जो फार्दर टू सन है वो हमारा एप्लीहन है।
और उसके डिस्टेंस को भी हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया है। याद रखना है, कर लो, नहीं करना मत करो, हार्डली मैटर्स। It is the characteristics of ellipse that the sum of the distances of any planet to focus is constant. दो फोकस हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे। ओके, उनका सम जो रहेगा दोनों फोकस के, वो ओवरऑल कांस्टेंट रहेगा सारे प्लैनेट्स के बीच में। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ बेसिकली ये है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं और सन एक फोकस पॉइंट पे फिक्स रहता है, दूसरे पे नहीं। ठीक है, आगे दूसरा लॉ क्या कहता है? इसे काइनेटिक लॉ भी कहते हैं। ओके, कि सन ना planets will sweep equal area in equal interval of time. Planets will sweep equal area in equal interval of time. मान लीजिए ये यहां से यहां ट्रैवल करने में अगर टी टाइम लगा रहा है और यहां से यहां तक में भी टी टाइम लगा रहा है, तो ये दोनों ही इक्वल एरिया ही स्वीप करेंगे। अब देखो यार, ये पाथ लंबा है क्या? मेरे को तो लंबा दिख रहा है और ये पाथ छोटा है ना, मतलब इस जगह इसको धीरे चलना पड़ेगा और इसको तेज चलना पड़ेगा। यहाँ पे ये पाथ भाई, अगर हमको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसी टाइम में, अगर 1 घंटे में हमको 60 किलोमीटर चलना है, 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलना है, तो 60 किलोमीटर जब चलना होगा तो तेज चलना होगा, है ना? तो प्लैनेट्स बड़ा अजीब सा मूवमेंट दिखाते हैं। प्लैनेट जब एप्लीहॉन के साइड के तरफ होते हैं तो उसमें स्लोअर चलते हैं, और जब पेरिहेलियन साइड पे होते हैं या सन के करीब जब होते हैं तो वो तेज चलते हैं, क्योंकि इन्हें इक्वल एरिया स्वीप करना है। ओके, ये इक्वल एरिया स्वीप करते हैं, मतलब यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी इनका कम है, के ई क्या है, कम है, लेस है, और यहां पे क्या है, के ई मोर है ना, बहुत ज्यादा है। तभी तो भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केप्लर्स थर्ड लॉ। अब जब प्लेनेट मूव करते हैं ना, प्लेनेट मूव करते हैं तो वो उन पे टाइम पीरियड है। अगर जैसे इस ऑर्बिट पे मूव कर रहा है प्लेनेट, है ना, तो टाइम पीरियड तो लगेगा। और टाइम पीरियड जो है वो इनके मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, ये है मेजर और माइनर एक्सिस, तो ये मेजर एक्सिस है यहां से लेके यहां तक। तो ये जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए का क्यूब। ए इज द सेमी मेजर एक्सिस। ओके, ये सारे प्लैनेट के लिए कांस्टेंट है, और टाइम पीरियड का स्क्वायर, मतलब इससे बहुत सिंपल सा क्लियर है कि अगर जितना दूर होंगे प्लैनेट्स, जितना दूर होंगे द प्लैनेट्स, और उनके ऑर्बिट अगर जैसे छोटी होगी तो वो जल्दी ट्रैवल कर लेंगे, और जैसे ही उनकी ऑर्बिट बड़ी होगी तो उनको बहुत टाइम लगेगा। सिंपल सा बात है, द शॉर्टर द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट of the sun, the shorter the time will be taken to complete one revolution. The square times of the period of the revolution of the planet around the sun in an elliptical orbit is directly proportional to the cube of its semi-major axis. Cubes of the semi-major axis, अगर इसको हम a कह दे बादशाह, और इसको मान लीजिए ये मूव करने में जो टाइम लग रहा है, ओके, जो टाइम पीरियड लग रहा है, वो इसका रिलेशन यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं, और इसमें कोई खास बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम प्रेशर की ओर। सो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर is the force, pressure is the force per unit area, force per unit area। बट इसमें खास बात है जो कि परपेंडिकुलर फोर्स। कैसा फोर्स? परपेंडिकुलर फोर्स। और परपेंडिकुलर फोर्स को हम एक और अच्छे से नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं थ्रस्ट, THRUST, thrust। Okay, it is the perpendicular force, it is the perpendicular force। ओके, या कंपोनेंट अगर ऐसा कोई फोर्स लग रहा है, ऐसा कोई फोर्स लग रहा है, तो हम इस, जैसे मान लो ये सरफेस है और ऐसा फोर्स लग रहा है, तब इसका कंपोनेंट लेंगे। हमको नहीं मतलब है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, हालांकि 9th में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स पढ़ना नहीं है तो हम उस पर लोड नहीं लेंगे। ओके, so when the force is applied perpendicularly, ठीक है, ये बता दिया मैंने, and P equals to F of 1 A होता है, P equals to F of 1 A होता है। and यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है भाई? पास्कल है हमारा, पास्कल है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। ओके, a Pascal can be defined as if 1 Newton of force is applied to the 1 meter area, 1 meter square area, then we can say that it's 1 Pascal। Okay,
अब बाइंड फोर्स की बात करते हैं। यहाँ ये थोड़ा सा यहाँ तक है, पर बिल्कुल इसमें पानी नहीं भरा है। एक बार मैं फिर से करता हूँ, और मैं इस बार क्योंकि थोड़ा पिछली बार मेरा हाथ हिल गया था और मैंने इस बार बिल्कुल कोशिश किया है कि बिल्कुल। अब ये एक्चुअली यहाँ पे दो फेनोमेना हम लोग सामने में देख सकते हैं, ठीक है। ये क्यों हुआ है, दोनों बात अभी हम लोग समझते हैं। तो पहला तो ये चुका है, तो पहला तो क्या था, इसमें क्या था बच्चा, किस लिए ये नहीं अंदर जाने दे रहा था, क्योंकि इसमें एयर था। और दूसरा ये बाहर क्यों देगा, क्योंकि इसमें एयर प्रेशर अब थ्रस्ट द वाटर गिव्स अब थ्रस्ट, ठीक है। तो आई गेस ये समझ में आया। थैंक यू। तो कभी बाथरूम में जाके ऐसे मग के साथ खेले हो? मैं बहुत खेलता था, अब तो नहीं खेलता हूँ, अब तो इतना सारा काम होता है, वी डोंट गेट टाइम। बट बैठ के ऐसे मग के, स्पेशली ठंडा के टाइम हम लोग ये बहुत करते हैं, क्योंकि ठंड लग रही होती है, कब पानी डालने में तो हालत खराब। तो सब लोग मग के साथ ऐसे खेलना शुरू, पानी डालो, टेस्ट करो भाई अलाउड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे डालते हैं। तो जो अपवर्ड जो फोर्स लगाता है वो हमारा बॉइंग फोर्स है। द buoyancy, the tendency of an object to float in a fluid, and all the liquid and gas in the presence of gravity exert the upward force. क्या बच्चा, ये अपवर्ड फोर्स जो लगाता है उसको अपन कहते हैं बॉइंग फोर्स। कोई भी फ्लूइड, चाहे वो गैस हो या लिक्विड हो, हम फ्लूइड जब बोलते हैं तो हम गैस और लिक्विड दोनों की बात कर रहे हैं। ओके, so buoyancy result from the difference in the pressure acting in the opposite side and immerged liquid. अब देख भैया, नीचे ग्रेविटी लगा रहा है लेकिन ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, उसको ऊपर भेज रहा है। जो बॉइंट फोर्स है वो ऊपर फोर्स लगा रहा है, रिजल्टेंट फोर्स हमें देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली ग्रेविटी को तो नेगलेक्ट करके उससे ज्यादा फोर्स है, वही तो एक्सपीरियंस करेंगे हम। तो बॉइंट फोर्स पावरफुल है ग्रेविटी से, ठीक है। मतलब अगर लाइटर ऑब्जेक्ट है तो हेवियर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, मतलब डेंसिटी वगैरह सारा सीन है इसमें, है ना, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो। बट नहीं तो मोबाइल पानी में डाल दिया सर, ये डूब गया सर, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो गया सर। हाँ, डिपेंड्स कि कितना है। अगर बॉइंट फोर्स ऊपर आ रहा है मतलब ग्रेविटी को ओवरकम करके वो ऊपर आ रहा है, ठीक। तो ये अपवर्ड फोर्स है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अप थ्रस्ट। ओके, हम जिसको उसको बोले थे थ्रस्ट, जो कि परपेंडिकुलर फोर्स था, इसी ये ऊपर की तरफ लगता है, इसे बोलते हैं अप थ्रस्ट बोलते हैं। ओके, एंड इसकी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करता है। अभी मैं यही बात कह रहा था कि कोई मेरे से लड़ेगा नहीं। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस एंड लोकल एरिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, मतलब उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा बॉइंट फोर्स और मतलब नेट फोर्स जैसे समझते हैं। जरा एक बार समझा देता हूँ मैं तुम्हें। मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा है एंड कोई फ्लूइड है उसका बॉइंट फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये वो वाला गेम का हिसाब हो गया। एक कोई फोर्स ऊपर लगा रहा है, कोई फोर्स नीचे लगा रहा है, जिसका ज़्यादा रहेगा उधर की तरफ ही जाएगा ना। जैसे 5 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा है, मान लो ऊपर लग रहा है 7 न्यूटन फोर्स, तो नेट फोर्स ऊपर कितना लगेगा, 2 न्यूटन फोर्स। तो ये खेल है, नीचे ऊपर दोनों ही परपेंडिकुलर फोर्स हैं। ग्रेविटेशनल भी नीचे लग रहा है, अब थ्रस्ट ऊपर लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स है, एकदम वन लाइन में फोर्स हैं, तो इनको हम सिंपली घटा और जोड़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए प्रेशर इन फ्लूइड्स की बात करते हैं, एंड हमारा आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज भाई क्या कर रहे हैं ना, वो गए बाथटब में नहाने। हम लोग गरीब लोग बाथटब में तो नहाए नहीं है, लेकिन ये गए बाथटब में नहाने। तो क्या हुआ, बाथटब में नहाने जैसे गए तो वो बाथटब इनका पूरा भरा हुआ था। बाथटब में जैसे इन्होंने ऐसे जाके गए लेटे, तो देखिए यार पानी गिर गया। और पानी गिर गया तो भाई साहब कूदने लगे ये और भागने लगे, यूरेका 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 यूरेका। ओके, तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड फुल्ली और पार्शली इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स एंड दैट इज, अभी तक ये बायंसी था, अभी तक ये बायंसी था, एंड दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय, वेट वेट वेट, मास नहीं, मास की बात मत करना, दैट इज इक्वल टू द वेट डिस्प्लेस्ड बाय द फ्लूइड। वो फ्लूइड उतना वेट डिस्प्लेस कर देगा। अगर जैसे पानी में भर दें इसको और इसमें कुछ डुबाना शुरू कर, पानी का लेवल राइज अप करता है क्या, तो वो उतना ही राइज करेगा जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा, या वो उतना पानी बाहर गिरा देगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा बात है ना। तो ये आर्किमिडीज बाबा ने पहली बार डिस्कवर किया और एक्सपीरियंस किया और इन्होंने बताया। तो यहां तक कहानी खत्म होती है और हम आगे चल के आएंगे, लेके आएंगे ढेर सारे क्वेश्चंस
पहले तो करेंगे हम न्यूमेरिकल्स, उसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस हम लेके आएंगे इस चैप्टर के लिए। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, एंड हियर थैंक यू, दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।